है नौकरशाही। ये जो बीए थर्ड ईयर का दूसरा पेपर है राजनीति विज्ञान का, लोक प्रशासन, उसके अंतर्गत आता है और प्राय सभी परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल रूप से या सैद्धांतिक रूप से कि नौकरशाही से क्या अभिप्राय है। तो नौकरशाही कोई निश्चित अर्थ नहीं है जिस पर विचारक एकमत हो। फाइनल ने इसे डेस्क सरकार का है। अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज या डेस्क। इस कारण नौकरशाही को अफसरों की सरकार भी कहा जाता है। नौकरशाही को अधिकांशतः बुरे अर्थों में ही समझा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में इस शब्द के बारे में ये कहा गया है या इसके अर्थ के संबंध में कहा गया है कि ब्यूरो अथवा विभागों में प्रशासकीय शक्ति का केंद्रीभूत होना व राज्य के हस्तक्षेप की परिधि से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों का अनुचित हस्तक्षेप प्रकट करता है, उसे नौकरशाही कहते हैं। नौकरशाही की परिभाषा करते हुए जॉन ए विंग लिखते हैं कि विकृत और परिहास के कारण नौकरशाही का अर्थ काम में घोटाला, मनमानी, अपव्यय, हस्तक्षेप एवं वर्गीकरण माना जाने लगा है। प्रोफेसर लास्की ने नौकरशाही को परिभाषित करते हुए लिखा कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग प्राय ऐसी सरकार के लिए किया जाता है जिस पर पूरा नियंत्रण कर्मचारियों के हाथों में होता है और उनकी शक्ति साधारण नागरिकों पर शासन करती हो। वहीं पॉल एच एपेलेबी के मतानुसार नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। वहीं एफएम मार्क्स ने लिखा है कि विकृत और परिहास के कारण नौकरशाही शब्द का अर्थ घपला, स्वेच्छाचारिता, फिजूल खर्ची, हस्तक्षेप और भेदभाव से लिया जाता है। यानी नौकरशाही को शाब्दिक दृष्टि से प्राय ठीक नहीं समझा जाता है। नौकरशाही कितने प्रकार की होती है, इस संबंध में जब हम बात करते हैं तो एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 भेद माने। पहला भेद उन्होंने क्या माना कि अभिभावक नौकरशाही अर्थात ऐसे विद्वानों का शासन जो शास्त्रोक्त आचरण से दक्ष हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की योजना ऐसी नौकरशाही का प्राचीन उदाहरण है। दूसरा जो फॉर्म एफएम मार्क्स ने माना है नौकरशाही का, वो है जातिवादी नौकरशाही। ऐसे कुलीन तंत्र, इसे कुलीन तंत्र या ऐसे कुलीन तंत्र को कहा जा सकता है। इस नौकरशाही में सरकारी कर्मचारी केवल उच्च वर्गों या जातियों से ही संबंध रखते हैं। तीसरा प्रकार है संरक्षक नौकरशाही, जिनको गार्जियन डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका दूसरा नाम लूट प्रणाली है, जिसकी जन्मभूमि अमेरिका है। अमेरिका के विचित्र राष्ट्रपति अपने दल के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भरता है और पहले से कार्य कर रहे योग्य अधिकारियों को पदच्युत कर देता है। कुछ अंश में यह प्रणाली आज भी अमेरिका में मौजूद है। फिर नेक्स्ट जो प्रकार नौकरशाही का माना जाता है उसको मेरिटोरियस नौकरशाही कहते हैं या गुणों पर आधारित नौकरशाही कह सकते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती योग्यता के आधार पर होती है और नौकरी के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं। इस प्रकार नौकरशाही के प्रकारों में अभिभावक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, संरक्षण या संरक्षक नौकरशाही और गुणों पर आधारित नौकरशाही है। अभिभावक नौकरशाही जो होती है वो शास्त्रों से संगत होती है, नियमों और प्राचीन व्यवस्थाओं के अनुरूप होती है। और जातिगत जो नौकरशाही है वो कुलीनता पर आधारित होती है, उच्च वर्गों के लोगों के लिए होती है या उच्च जातियों के लिए होती है। संरक्षक नौकरशाही होती है वो राजनेताओं के पक्ष पोषण पर चलती है, जैसी कि अमेरिका में लूट प्रणाली है। और वहीं गुणों पर आधारित जो नौकरशाही है वो योग्यता के आधार पर होती है, जैसा कि प्राय अभी सभी देशों ने स्वीकार कर लिया है कि जो नौकरशाह होते हैं वो योग्यता आधारित होने चाहिए, जिनकी भर्ती योग्यता के आधार पर हो और जिनके भर्ती किए जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए सारे दरवाजे
व्यवस्थित हो, खुले हों, खुली प्रतिस्पर्धा हो, उसको अपन कह सकते हैं मेरिटोरियस या योग्यता आधारित नौकरशाही। मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि नौकरशाही के 3 भाग या 3 रूप है। पहला रूप उन्होंने माना है परंपरागत सत्ता का, दूसरा है करिश्माई सत्ता का और तीसरा है कानूनी सत्ता या विधिक सत्ता का। परंपरागत और करिश्माई सत्ता पर आधारित नौकरशाही को मैक्स वेबर अच्छा नहीं मानते। वे कहते हैं कि परंपरागत नौकरशाही रूढ़िवादिता, जातीयता एवं अन्य अवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है तथा करिश्माई सत्ता पर आधारित नौकरशाही इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष के करिश्मा से या प्रभाव से नौकरशाही का स्वरूप जुड़कर विकृत हो जाता है, जबकि आदर्श नौकरशाही वह होती है जो विधिक सत्ता के शुद्धतम प्रयोग का रूप है। इसमें नौकरशाही में योग्य एवं ढंग के प्रशासकीय कर्मचारी होते हैं। ऐसे संगठन के प्रमुख सत्ताधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है जो कि विधि अर्थात कानून की परिधि के अंतर्गत आते हैं। यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि परंपरागत नौकरशाही ट्रेडिशनल है, करिश्माई गौरवपूर्ण नौकरशाही व्यक्ति विशेष पर आधारित है, लेकिन कानूनी सत्ता जो है, कानूनी नौकरशाही है, वो अति आवश्यक है। तो मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। उसमें पहली बात उन्होंने कहा कि आदर्श नौकरशाही वह है जिसमें स्पष्ट श्रम विभाजन हो, जिसमें स्पष्ट कार्य विधियां स्पष्ट हो। इस प्रकार की नौकरशाही में निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। इसमें कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समय और कानूनों की व्यवस्था होती है। आदर्श नौकरशाही पद सोपान पद्धति पर आधारित होती है। इसमें जुड़े हुए पदाधिकारियों का स्पष्ट कार्य और उत्तरदायित्व होता है। साथ ही साथ संचार, समन्वय, अधीक्षण, नियंत्रण क्षेत्र आदि की भी उचित व्यवस्था होती है। आदर्श नौकरशाही में पद के लिए योग्यता और का महत्व होता है। आदर्श नौकरशाही का स्वरूप हमेशा अवैयक्तिक होता है, व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता, नियम आधारित होता है। इसमें चयन जो होता है वो योग्यता के आधार पर होता है। इसमें जुड़े पदाधिकारियों को निश्चित पारिश्रमिक या मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है। इसमें सभी के साथ नियमों का कठोरता से पालन होता है। अब सिक्के के दूसरा पहलू को अगर देखा जाए तो मैक्स वेबर ने जिस नौकरशाही को आदर्श बताया है उस आदर्श नौकरशाही की भी अपनी कुछ कमियां हैं। इसके आधार पर जो है वो कुछ आलोचनाएं की जा सकती है। पहली आलोचना तो यह है कि यदि नौकरशाही के आदर्श रूप की समस्त विशेषताएं भी किसी भी संगठन में एक साथ अपना ली जाए तो भी ये अनिवार्यता या अधिकतम कार्यकुशलता उत्पन्न नहीं कर पाती, क्योंकि यथार्थ में संगठन की कार्यकुशलता का निर्धारण कुछ विशेष प्रकार की संगठनात्मक परिस्थितियों से होता है। उदाहरण के लिए कार्यकर्ताओं का तकनीकी स्तर, संगठन के लक्ष्य और संगठन का सामाजिक वातावरण बहुत कुछ प्रभावित करता है। दूसरी आलोचना का बिंदु यह है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को पूर्ण रूप से औपचारिक स्वरूप प्रदान कर उसका अध्ययन किया है और समसामयिक घटनाओं को अप्रसंगवश मानकर छोड़ दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि औपचारिक कार्य के संबंध में औपचारिक संगठन के सुचारू कार्य संचालन के लिए अति आवश्यक है। मैक्स वेबर का जो आलोचना नौकरशाही की तीसरा जो आधार है वो यह है कि आदर्श रूप ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि नौकरशाही में कुछ आदर्श नहीं होता है। और नेक्स्ट आलोचना ये की जाती है कि मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत आदर्श नौकरशाही काल्पनिक है, ऐसे सर्वेक्षण जैसा कि वैज्ञानिक आधार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा आलोचकों में यह भी कहा कि मैक्स वेबर ने अपने आदर्श नौकरशाही में मानव तथा औपचारिक प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे उसके सिद्धांत को अपूर्ण कहा जा सकता है। इस प्रकार मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श नौकरशाही संबंधी विचार भी काफ़ी आलोचना की गई, लेकिन उसके बाद भी नौकरशाही संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में उनका विशेष योगदान है। तभी तो उनके कटु आलोचक भी C.J. फेडरिच ने भी उनको प्रतिभा को स्वीकार किया और कहा कि वेबर का प्रयास नई दिशा खोल सकता है। मैक्स वेबर की नौकरशाही संबंधी धारणा को अनुसंधान का एक प्रभावशाली साधन माना जा सकता है।